वेलकम स्टूडेंट्स टू द मैनेजमेंट लर्नर्स। अगेन आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जो दिए गए हैं मिस्टर हेनरी फ्योल के द्वारा। ठीक है, तो यदि इसके लेसन की आउटलाइन को हम एक बार देखते हैं तो जो हमारे हेनरी फ्योल साहब हैं उनको हम फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरीज़ को ड्राइव किया है और उन्होंने मैक्सिमाइज़ किया है मैनेजर की एफिशिएंसी को। उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर भी बोलते हैं। बेसिकली वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर रहे हैं जिसने एक सक्सेसफुल मैनेजर की डेफिनेशन को भी ड्राइव किया है मैनेजमेंट की थ्योरीज़ के साथ। हमारे जो फ्योल साहब हैं उन्होंने इन 1916 के अंदर पब्लिश की थी एक अपनी बुक जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली, जिसे हम बोल सकते हैं विच लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो बेसिकली उनका जो पूरा काम था वो मैनेजमेंट के मॉडर्नाइजेशन की साइड था। आगे चलते हैं। अब यदि देखा जाए एक आउटलाइन दिखाता हूँ मैं आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ unity of command, next is unity of direction, next subordinates of individual interest, again remuneration, next is centralization, next is scalar chain, फिर next आता है principle of order, principle of equity, principle of stability of tenure और last होता है हमारा principle of initiative। तो आगे चल के हम देखते हैं पहला प्रिंसिपल। तो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर हेनरी फ्योल इज डिवीजन ऑफ वर्क। यदि इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स और स्मॉलर यूनिट्स एंड एलोकेटिंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये बोलते हैं कि आप अपने काम को छोटे छोटे यूनिट्स में अलग अलग पर्सन को बांट सकते हैं। व्हेन द इंडिविजुअल डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन ही विल बिकम स्पेशलिस्ट। तो जब वो काम बढ़ जाएगा और कोई भी इंसान अपने काम को अगेन एंड अगेन दोबारा फिर से रिपीटेशन में करेगा तो ही विल बिकम ए स्पेशलिस्ट। तो वो क्या हो जाएगा, उस काम के अंदर, उस वर्क ऑफ फील्ड या फील्ड ऑफ वर्क के अंदर वो एक स्पेशलिस्ट पर्सन बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप एक चीज़ समझिए, इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलती हैं। इसको हम बोल सकते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड, दोनों हाथ में हाथ डाल के ये चलती हैं। देखा जाए तो इफ़ अथॉरिटी इज़ ग्रांटेड टू ए पर्सन ही शुड ऑल्सो बी मेक रेस्पॉन्सिबल। यदि आप किसी को अथॉरिटी देते हैं तो वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल भी बनना चाहिए उसको। एंड इफ़ एनीबडी हैज़ मेक रेस्पॉन्सिबल ही शुड ऑल्सो हैव अथॉरिटी। और यदि आप किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं किसी चीज़ के लिए, उसे जिम्मेदार बनाते हैं, तो उसके पास उसके लिए काम के लिए पावर भी होना चाहिए, जिसको हम अथॉरिटी के रूप में यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अथॉरिटी मस्ट कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा मैंने अभी बताया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में ही चलती हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये हैंड इन हैंड है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। यदि डिसिप्लिन की बात की जाए तो डिसिप्लिन मीन्स फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन आपको यही बताता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके चलना है। क्यों? उसका कारण यही है कि डिसिप्लिन लीड्स टू स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। यदि डिसिप्लिन है, अब इसका एग्जांपल यदि हम देखें तो ये हो सकता है अगर आपकी ऑफिस टाइमिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क टाइमिंग 9 to 5 है और आप करेक्ट टाइम पे जाते हैं, करेक्ट टाइम पे आते हैं और आपका लंच टाइम हाफ एन आवर है, आप सही तरीके से अपनी प्रोडक्शन फिर दे सकते हैं। और यदि आप उसमें हाफ एन आवर की जगह 40 मिनट्स 50 मिनट्स लगाते हैं अपने लंच टाइम में और आप 10 मिनट लेट जाते हैं, 10 मिनट पहले निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपका सही नहीं बन पाएगा। तो इसका इफेक्ट आपकी प्रोडक्शन पे, आपकी वर्क की एफिशिएंसी पे दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की। तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन बॉस। यानी कि जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय है, वो जो एक टीम है मेंबर्स की, वो रिसीव करे अपने ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल बॉस से। ऐसा ना हो कि
अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बॉस आते हैं और एम्प्लॉय को टॉर्चर करते हैं, उसे अलग अलग प्रकार के ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको 2 घंटे में काम ख़त्म करना है, आपको 1.5 घंटे में काम ख़त्म करना है, आपको ये काम इतनी कीमत के अंदर ख़त्म करना है, इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। तो यदि उसे अलग अलग पर्सन, अलग अलग बॉसेस कमांड देंगे तो जो हमारा एम्प्लॉय है वो क्या होगा, उसके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, वो काम सही से नहीं कर पाएगा। तो इसमें देखिए फिर डुअल कमांड कॉज कन्फ्यूज़न एंड कॉन्फ्लिक्ट। यदि उसे अलग अलग जगह से या 2 जगह से कमांड मिलेगा तो एम्प्लॉय क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ बात हो रही है सिंपली डायरेक्शन की, एकता की। तो देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटी। इसमें बात की जा रही है कि आपके पास एक हेड होना चाहिए और आपका प्लान भी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। और वो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स कॉमन गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का एक ही गोल होना चाहिए कि वो सब अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को एक सही टाइम पे विद इन मिनिमम कॉस्ट अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, टीम्स विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर एंड वन प्लान। तो जो टीम्स बनी हुई हैं वो काम करें सीधा सीधा एक मैनेजर की गाइडेंस में और एक प्लान पे ही वो काम करें, एक प्रोजेक्ट पे ही वो अपना वर्क करें। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ बात होती है इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट भी किसका, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके साथ के लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखिए इसमें दिस प्रिंसिपल डिमांड्स दैट ईच इंडिविजुअल सेक्रीफाइस हिज पर्सनल इंटरेस्ट ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ये जो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है वो यही दर्शाता है, यही बताता है आपको कि आपको अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है, अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसके इंटरेस्ट के ऊपर, किसके गोल के ऊपर काम करना है, सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम करना है। तो यू शुड सेक्रीफाइस योर ओन इंटरेस्ट एंड यू शुड अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑन टाइम। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। अगर इसमें बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल वेज रेट मेथड ऑफ पेमेंट शुड बी फेयर, प्रॉपर एंड सेटिस्फैक्शन। तो फ्यूल साहब के हिसाब से जो वेज रेट सिस्टम होना चाहिए, जो पेमेंट का सिस्टम होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो आपका एम्प्लॉय है वो उससे सेटिस्फाई हो सके। इफ़ वर्कर इज़ नॉट पेड वेल, यदि आपने वर्कर को अच्छे से पे नहीं किया, इट विल क्रिएट ए सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। तो सीधा सीधा यही है यार, यदि कोई व्यक्ति अपना अच्छे से काम करता है, अपने 8 आवर 6 आवर जो भी उसका समय है एक दिन का वो देता है, और आप फिर भी उसको अप्रिसिएशन नहीं देते हो, उसको रिवार्ड्स नहीं देते, उसकी पेमेंट सही से उसको नहीं कराते हैं, टाइम पे नहीं कराते हैं उसका पेमेंट, तो वो एम्प्लॉय क्या होगा, वो अंदर ही अंदर डिमोटिवेट हो जाएगा और वो अपने काम से डिससेटिस्फाई होने लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, वर्कर मस्ट बी कंपेंसेटेड फेयरली टू एंश्योर सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। तो वर्कर्स के मोटिवेशन के लिए, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको सही तरीके से अपने वर्कर्स को कंपनसेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऑल पार्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग लाइज विद द टॉप लेवल नोन एज सेंट्रलाइजेशन और टॉप डाउन। यदि बात की जाए पावर के सेंट्रलाइजेशन की, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर्स होती हैं वो सारी होती हैं किसके हाथ में, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में, और वो पावर्स ऑर्डर्स देते हैं ऊपर वाले व्यक्ति जो होते हैं टॉप मैनेजमेंट वाले, और नीचे वाले व्यक्ति को वो फॉलो करने होते हैं। इफ़ अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्प्रेड अक्रॉस ऑल लेवल डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखिए यदि आपकी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है आपके अलग अलग लेवल्स में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को क्या बोलते हैं, द डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के बारे में। द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोवेस्ट रैंक्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, एक क्लियर लाइन होनी चाहिए अथॉरिटीज़ की, जो अथॉरिटी है, जो ऑर्डर है, जो इंस्ट्रक्शन है वो पास होने चाहिए फ्रॉम 1 to 1। बेसिकली एक चेन सिस्टम, एक हिरार्की सिस्टम फॉलो
होना चाहिए। ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन शुड पास अकॉर्डिंग टू चेन सिस्टम। आप देखिए साइड में एक डायग्राम भी बनाया है मैंने, उसमें क्या है, एक चेन सिस्टम के हिसाब से कि जो आपके ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है वो पास किए जाते हैं सिंगल सिंगल अथॉरिटीज़ को, और आगे जाके वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब इधर बात हो रही है ऑर्डर यानी कि किसी चीज़ के प्लेस की, एक सिस्टमेटिक वे में काम होने की। देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस, कि हर चीज़ के लिए एक निर्धारित स्थान होता है और हर चीज़ को अपने निर्धारित स्थान पे ही होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉपर ऑर्डर कन्फ्यूजन में अराइज अमंग द वर्कर्स। यदि उनके बीच में एक हम ऑर्डर नहीं बनाएंगे, उनका एक सिस्टम मेंटेन करके नहीं चलेंगे, जिस वर्कर को मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कार की सर्विस करने वाला वर्कर है और आप उसको सेल्स में डाल देंगे तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, एम्प्लॉयज़ के बीच कन्फ्यूज़न बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करके रखना है कि उनके स्किल्स के हिसाब से एक सिस्टमेटिक वे में उन सबको उनके काम पे लेके चलना है। So the people and resources should be in the right place at the right time for efficiency। यानी कि efficiency के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमें जो व्यक्ति है, जो अपना एम्प्लॉय है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको सही समय पे सही जगह रखना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मीन्स सिमिलर ट्रीटमेंट टू द पीपल इन सिमिलर पोजिशन। सेम पोजीशन पे लोगों को एक सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनके काम के हिसाब से। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग इट्स एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। सिमिलर ट्रीटमेंट की बात हो रही है तो उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। किसके बेसिस पे? एम्प्लॉय की कास्ट, रिलीजन, उसका लैंग्वेज क्या है, जो भी है, ही इज़ ए एम्प्लॉय और शी इज़ ए एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड वर्क, उनके हिसाब से आपको उन्हें पेमेंट देना चाहिए, उनका एक वेलबींग रखना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब बात हो रही है उनके कार्यकाल की, उनके टेन्योर की। इन ऑर्डर टू motivates worker to do better work, it is necessary that they should be given security of job। अब वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि वो अच्छा काम करके दें, आपको क्या देना है उन्हें? एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी जॉब से सिक्योर रहे, अपने माइंड से फ्री रहे, तभी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकता है। नेक्स्ट, high employment turnover is inefficient, organization should strive for employee stability। और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन एक टर्नओवर पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहती, वो चाहती है कि जो मेरा अच्छा एम्प्लॉय है वो स्टेबल रहे। अगर स्टेबल नहीं रहेंगे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर नीचे ही चला जाना है, क्योंकि हर बार नया एम्प्लॉय आएगा और उसे उसको सिखाना पड़ेगा। Next, principle of initiative। According to this principle, workers should be given an opportunity to take initiate in executive the plans। इसके हिसाब से ये कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलता है कि हर किसी वर्कर को अपने लेवल पे, अपने हिसाब से अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए, इनिशिएट लेना चाहिए, आगे बढ़ के अपने प्लान्स वगैरह में हिस्सा लेना चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएट विद इन दियर रोल्स। और कंपनी के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाना चाहिए उनके सजेशंस के लिए कि वो अपनी बात को रख सकें। दिस विल इंक्रीज मेंटल हेल्थ एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये इंक्रीज करता है मेंटल हेल्थ को एंड एम्प्लॉय के कमिटमेंट को। नेक्स्ट, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अब बात हो रही है देयर मस्ट बी टीम स्पिरिट। इधर बात होती है आपकी टीम स्पिरिट की। सो team spirit between employees and manager should replace I with we in his conversation to give rise to team spirit। एक मैनेजर को कभी कभी कि मैं हूँ, सब मैं करता हूँ, ये है वो है, मैं ही मैं हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको आई को रिप्लेस करना चाहिए किसके साथ? वी के साथ, कि हम सब मिलकर इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। वी कैन डू इट, वी विल डू इट, वी कैन वन। तो ये सारी चीज़ें एक मैनेजर को, एक लीडर को करनी चाहिए कि अपने लोगों को वो एक टीम में, एक कोऑर्डिनेशन में लेके चल सके। टीम स्पिरिट एंड यूनिटी अमंग वर्कर्स
शुड बी प्रमोटेड टू इम्प्रूव कोलैबोरेशन, और टीम स्पिरिट एक यूनिटी की तरह से उभर के आती है ताकि वर्कर अच्छे तरीके से एक साथ मिलकर सभी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकें। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट, वो प्रोवाइड करते हैं एक अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। जो प्रिंसिपल्स हैं यदि आप उनके हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं तो उसे आप एक सही मैनर में मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, दीज प्रिंसिपल्स एम्फेसाइज क्लियर अथॉरिटी, कि कहाँ क्लियर अथॉरिटी रहना चाहिए, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ रहना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक साथ लोगों को मिलकर कोलैबोरेशन में काम करना होता है, एंड फेयरनेस, कि सबके साथ आपको फेयर रहना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। एंड द फाइनल थॉट इज, through developed over a century ago, these principles continue to be relevant in modern management practice। तो फाइनल थॉट यही है इस वीडियो का कि जो हमारे ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ही समय पहले दिए गए थे, लेकिन आज भी ये मॉडर्न सिचुएशन में मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में अप्लाई कहीं ना कहीं किए जाते हैं। होप यू लाइक वीडियो, एंजॉय एंड सब्सक्राइब द चैनल।